नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट में 50 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और ये सारे के सारे मॉडल पेपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो देखो, ये अतिशयोक्ति नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है। यानी जो डी ऑप्शन है वो अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी है, अतिशयोक्ति। शुद्ध वर्तनी मैंने आपको कई बार बता रखा है कि किस प्रकार से आपको वो सही करनी है। आपको क्या करना है, एक रफ पेज पे वहाँ पे लिख देना है, जो वर्तनी दे रखी है उसको आपने मतलब स्वयं लिखना है। तो अधिकांश क्या होता है कि अगर आपने वो शब्द कई बार लिखा होगा तो वो आप बिल्कुल उसको सही लिख दोगे। ठीक है, इस प्रकार से आप वर्तनी शुद्ध कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो जो पुरानी बांग्ला है उसको जाना जाता है ब्रजबुली के नाम से। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो जो हिंदी खड़ी बोली है, हिंदी खड़ी बोली को दोस्तों क्या कहते हैं, कोरवी या नागरी भी कहा जाता है, और ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हिंदी खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है, कोरवी या नागरी के नाम से, और ये शौरसेनी से विकसित हुई है। अब देखो, जो मागधी है, मागधी से कौन सी बोलियां विकसित हुई है, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये प्रमुख बोलियां मागधी से विकसित हुई हैं। अर्धमागधी से कौन कौन विकसित हुई है, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये अर्धमागधी से विकसित हुई है। और ब्राह्मण से जो विकसित हुई है वो है पंजाबी। पंजाबी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ब्राह्मण अपभ्रंश से। जबकि हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुरासा शब्द का संधि विच्छेद। तो देखो, यहाँ पे दुरासा शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा दुधन आशा। दुरासा, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिय का तद्भव शब्द। तो प्रिय का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पिया। ठीक है, पिया। और पिया एक प्रकार का तद्भव शब्द है, और तत्सम शब्द क्या है इसका, तो वो है प्रिया। प्रिया तत्सम शब्द है और पिया क्या है, तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, मरकट का पर्यायवाची। तो क्या है मरकट का पर्यायवाची, ये हो जाएगा बंदर। आपने रामायण जरूर देखी होगी, और रामायण में आपने अक्सर जब मेघनाथ आता है तो मेघनाथ हमेशा क्या कहता है हनुमान को, उस मरकट को मरकट को नहीं छोड़ना चाहिए था। तो वो मरकट शब्द किसके लिए प्रयोग करता है, हनुमान जी के लिए। और हनुमान जी यानी उनका वानर रूप था, तो वानर यानी बंदर का यहाँ पे जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा मरकट। तो इस प्रकार से आप मरकट को ध्यान रख सकते हैं कि मरकट का पर्यायवाची है बंदर, यानी बंदर को ही मरकट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो समाचार शैली में जितने भी अधिकांशतः समाचार पत्र हैं उसमें किस शैली का प्रयोग किया जाता है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। अब देखो क्या होती है ये उल्टा पिरामिड शैली। मैंने समाचार पत्र जब आपको पढ़ाया था, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण में, पत्र लेखन और समाचार पत्र। मैं आपको बार बार कहता हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो, या आप सर्च कीजिए हिंदी पत्र लेखन बाय जरधारी क्लासेस या समाचार पत्र बाय जरधारी क्लासेस, तो वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएंगी। उनको आप जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों वहाँ से 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछ जाते हैं। अब बड़े टॉपिक नहीं है वो, सिर्फ आपको समझना है, उसमें याद करने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या होती है उल्टा पिरामिड शैली। इस उल्टा पिरामिड शैली में दोस्तों ये समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी और लोकप्रिय शैली मानी जाती है, और अधिकांश जो जनसंचार माध्यम है वो इसी शैली से मतलब उल्टा पिरामिड शैली ही प्रयोग करते हैं। क्या होती है उल्टा पिरामिड शैली, तो ये 3 हिस्सों में लिखा जाता है। सबसे ऊपर आ जाएगा इंट्रो, यानी जिसको हम कहते हैं मुखड़ा, इंट्रो। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बॉडी, और अंत में आता है समापन। इंट्रो या जो मुखड़ा कहलाता है या जो लीड कहलाता है, उसमें क्या होता है कि खबर के मूल तत्व को शुरू में 2-3 लाइनों में ही दिखाया जाता है। जैसे आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा, और माना कहीं पे बाढ़ आ गई तो उसमें हेडिंग लिखी रहेगी कि जैसे माना सपोज उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, तो उत्तराखंड में आई बाढ़, इतने लोग हुए घायल।
तो कुल मिला के आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि खबर के अंदर क्या है। तो इसे कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली, जिसमें आपको खबर का जो सार होता है वो इंट्रो यानी मुखड़ा से ही, जो ऊपर की हेडिंग होती है उससे ही पता चल जाता है, जो कि खबर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में खबर का सबसे अहम हिस्सा कौन होता है, तो वो होता है इंट्रो। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो वो है, इसमें से है वो है हा। ऊष्म व्यंजन को दोस्तों संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, तो वो है 4। कौन कौन से हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। तो ये 4 स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी नहीं सॉरी संघर्षी व्यंजन, ठीक है, ये 4 ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, तो क वर्ग से लेकर पा वर्ग तक ये जितने भी वर्ण आते हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। लगभग उनकी संख्या 25 होती है। विराट का विलोम शब्द, तो विराट का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों क्षुद्र। विराट का विलोम शब्द हो जाएगा क्षुद्र। विराट यानी बहुत बड़ा, क्षुद्र यानी छोटा, तो विराट का विलोम क्षुद्र हो जाएगा। आपका बंटी किसका उपन्यास है, तो ये उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का। प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का। मन्नू भंडारी के कुछ अन्य उपन्यास, महाभोज। अब देखो महाभोज उपन्यास है मन्नू भंडारी का, और महाभोज कहानी किसकी है, शैलेश मटियानी की। कई बार मैंने आपको बता रखा है। तो महाभोज उपन्यास किसका है, मन्नू भंडारी का। और एक अन्य प्रसिद्ध इनका उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। तो ये उपन्यास भी किसका है, मन्नू भंडारी का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। शशक का पर्यायवाची शब्द, तो शशक का पर्यायवाची हो जाएगा खरगोश। बाकी अन्य ऑप्शन देख लो। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं निशाकर, राकेश, हिमकर, राकापति और मयंक। मृग के पर्यायवाची, क्योंकि ये कई बार पूछ जाता है, तो सारंग, कुरंग और सुरभि ये किसके पर्यायवाची हैं, मृग के पर्यायवाची। और शशक का पर्यायवाची कौन है, तो वो है खरगोश है। क्वेश्चन नंबर 12 है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य है। विशेष्य कौन होते हैं जिनकी विशेषता बतलाई जाए। तो यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि वाक्य में कितने विशेष्य हैं। अब देखो भोले बालक, तो बालक यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। बालक की विशेषता क्या है कि वो भोला है, तो भोला यहाँ पे विशेषण है, बालक यहाँ पे विशेष्य है। ने क्रूर डाकू, डाकू कैसा है, क्रूर है। क्रूर कौन है, डाकू है। तो क्रूर यहाँ पे विशेषता है किसकी, डाकू की। तो डाकू की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए डाकू यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। कठोर हृदय, हृदय कैसा है, कठोर, तो हृदय यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा, जिसकी विशेषता क्या है, कठोरता। कोमल भावना, तो भावना कैसी है, वो है कोमल। तो बालक, डाकू, हृदय और भावना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 विशेष्य हो जाएंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। और इसमें 4 विशेषण भी हैं और 4 इसमें विशेष्य भी हैं। ठीक है, तो 12 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 13 है। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, सैंधव, घोटक, यातुधान, ये तीनों घोड़े के पर्यायवाची हैं। यातुधान घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। यातुधान अगर प्रश्न बनता है किसका पर्यायवाची है, तो ये है राक्षस का पर्यायवाची है यातुधान। क्वेश्चन नंबर 14 है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम, ये मैंने आपको दूसरे प्रश्न में ही बताया था। इसका जो सही नाम है वो है कोरवी या नागरी। तो खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कोरवी या नागरी। अब देखो यहाँ पे हरियाणवी भी आ रखा है, तो हरियाणवी को भी मैं बता दूं, हरियाणवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बांगरू। बांगरू किस हरियाणवी को जाना जाता है, बांगरू के नाम से। ठीक है, तो बांगरू के नाम से किससे जाना जाता है, हरियाणवी को। क्वेश्चन नंबर 15 है। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन केल निकुंज को। इसमें आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है। अब देखो इस पंक्ति में आपको दिख रहा होगा, जो ये दूसरी पंक्ति है, कलित कानन केली निकुंज को, यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, एक वर्ण की अनेक बार जहां पे आवृत्ति होती है, वहां पे होता है वृत्यानुप्रास अलंकार।
तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। ध्वनि क्या है, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन के केरी निकुंज को। तो का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जहां पे एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है वहां पे वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अलंकार मैंने आपको काफी डिटेल्स में शब्दालंकार और अर्थालंकार और जितने भी इनके भेद है डिटेल्स में दोस्तों मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, लगभग 2 या 3 एग्जाम्पल के साथ साथ। बाकी आपको अगर अलंकार हो या आपके सिलेबस के अनुसार हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं उसके डिटेल्स नोट्स विद एमसीक्यू चाहिए तो उसकी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं होता, प्रतिष्ठा होता है। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में अंतर क्या है कि ए में टा लगा है अंत में, इसमें ठा लगा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो जब भी आपको क्रिया विशेषण देखना है उससे पहले क्रिया की पहचान कीजिए उस वाक्य में। तो वह एक सप्ताह बाद आया, क्रिया क्या है, आना, आया यानी आना। लेकिन आना और मतलब आना की विशेषता यहाँ पे कौन बता रहा है, वो बता रहा है बाद, सप्ताह बाद आया, बाद यानी वो समय को पीछे धकेल रहा है। तो जो आने की यहाँ पे जो क्रिया हो रही है आना, उसकी विशेषता क्या है कि वो बाद में आया। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो है बाद। तो बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण हो जाएगा कि वो आ तो रहा है लेकिन बाद में आ रहा है, एक सप्ताह बाद आ रहा है, तो बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है। तो देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के पहचान का सिंपल सा मेथड है कि आप वाक्य प्रयोग कीजिए। छात्रा आ रही है, ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी घूम रही है, स्त्रीलिंग है। वधु आ रही है, स्त्रीलिंग है। जीवन आ रहा है, तो इसमें क्या आ गया, रहा है आ गया। बाकी सब में रही है आ रहा था, तो वो स्त्रीलिंग थी। जीवन जी रहा है, जीवन आ रहा है, जीवन जा रहा है, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 18 का डी ऑप्शन, ये पुल्लिंग है यानी स्त्रीलिंग नहीं है। जीवन स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 19 है वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। तो वह हो जाएगा इसमें सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब कोई सर्वनाम शब्द, क्योंकि वह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, तो जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो सर्वनाम है ये विशेषण मतलब क्या कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, विशेषण के तौर पर ये प्रयुक्त हो रहा है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और ये देखो नौकर यहाँ पे संज्ञा है ना, तो संज्ञा के ठीक पहले वह यानी सर्वनाम का प्रयोग हो रखा है, तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। 20वां है निम्न में संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन है, वो है ए। देखो कौन कौन से हैं संयुक्त स्वर, ए आई, ठीक है, और औ और औ, ये 4 क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है तू डाल डाल में पात पात का अर्थ। 21 का हो जाएगा सही आंसर। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यानी तुम अगर चालाकी से डालोगे तो मैं चालाकी से उसका जवाब भी दूंगा। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्वेश्चन नंबर 22 है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब देखो इसमें लाटानुप्रास भी है और यमक भी हो सकता है, लेकिन यमक इसमें क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो रही है, और जहाँ पे दोस्तों शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ पे यमक भी होता है, लेकिन वहाँ पे शब्द का अर्थ बदल जाता है। और जहाँ पे शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है, लेकिन वहाँ पे अर्थ नहीं बदलता। यमक में और लाटानुप्रास में केवल इतना सा अंतर है। दोनों अलंकारों में, मैं अभी लाटानुप्रास और यमक की बात कर रहा हूँ, इन दोनों अलंकारों में शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन लाटानुप्रास में शब्द का अर्थ नहीं बदलता, वही रहता है, जबकि यमक में अर्थ बदल जाता है। तो वही मनुष्य है जो
मनुष्य के लिए मरे, यानी मनुष्य शब्द की यहाँ पे आवर्ती हो रही है, लेकिन मनुष्य का अर्थ यहाँ पे आदमी से है, और इस मनुष्य का अर्थ भी यहाँ पे आदमी से ही है, यानी वही आदमी है जो आदमी के लिए मरता है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे मनुष्य के अर्थ अलग अलग होते तो यहाँ पे यमक अलंकार हो सकता था। तो 22 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामान्य शब्द का विलोम। तो सामान्य का विलोम हो जाएगा विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है। तो वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है सूरदास जी को। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे दिक् धन दर्शन, इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि, दिक् धन दर्शन, ये हो जाएगा दिग्दर्शन। व्यंजन संधि के सारे कॉन्सेप्ट, सारे नियम मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। प्लेलिस्ट में आप हिंदी व्याकरण की जो सीरीज है उसको फॉलो करें। 2022 वाली सीरीज 30 दिन का जो संपूर्ण कोर्स है, ठीक है, उसमें मैंने आपको हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि भी पढ़ा रखी है, तो उसको आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुद्री का तत्सम रूप। मुद्री का तत्सम रूप हो जाएगा यहाँ पे मुद्रिका। मुद्री जो हाथ में पहनते हैं, तो मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका हो जाएगा, और मुद्रिका का तद्भव रूप मुद्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा गया तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है दोस्तों परिपत्र। क्या होता है परिपत्र, जब कोई सरकारी पत्र एक साथ कई परिस्थितियों को या कई सरकारी विभागों को भेजा जाता है, कई संबंधित विभागों को भेजा जाता है, तो उसे कहते हैं परिपत्र। यानी मतलब एक ही प्रकार का पत्र कई विभागों में भेजा जाना या कई परिस्थितियों को भेजा जाना, उसे परिपत्र कहते हैं। 28 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गगन भी है, नभ भी है, अंबर भी है। अवनी यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अवनी किसका पर्यायवाची है, तो ये है पृथ्वी का या धरती का पर्यायवाची है अवनी। बाकी गगन, नभ और अंबर ये आकाश के पर्यायवाची हैं। 29 है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। तो देखो पानी की विशेषता है ठंडा, तो ठंडा तो यहाँ पे क्या है विशेषण है, और ये ठंडा किसकी विशेषता है, तो यह है पानी की। तो पानी की विशेषता बताई जा रही है, यानी पानी यहाँ पे विशेष हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या होती है 2। कौन कौन से हैं वो उच्छिष्ट व्यंजन, तो वो हैं ड़ा और ढ़ा। और इन उच्छिष्ट व्यंजनों को दोस्तों क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजनों की संख्या या उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है, वो है 2। अब देखो जो ये ड़ा है ये भी सघोष है और ये भी सघोष है, दोनों ये सघोष है, घोषत्व के आधार पर दोनों ये सघोष है। लेकिन ड़ा यहाँ पे अल्प प्राण है और ढ़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा महाप्राण। हम इस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं ड़ा ढ़ा ड़ा ढ़ा। तो ड़ा हो जाएगा अल्प प्राण, ढ़ा हो जाएगा महाप्राण, ठीक है। और तो इनको उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। 31 है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। इसमें विशेषण है, तो आधा लीटर, ठीक है। मीरा ने दूध तो पिया, लेकिन कितना पिया, आधा लीटर पिया। तो दूध की विशेषता क्या है, आधा लीटर। तो आधा लीटर है जो वो किस प्रकार का विशेषण है, तो वो है परिमाणवाचक। जहां पे भी माप पैमाना आ जाता है, चाहे वो केजी हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो लीटर हो, तो जहां पे एक पैमाना आ जाता है तो वहां पे उसका परिमाण वो दिखाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। 32 है, राजा का पर्यायवाची शब्द। तो राजा का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। राजा का पर्यायवाची नहीं है तो राघव नहीं है। बाकी भूप, राव और नृप ये राजा के पर्यायवाची हैं। 33 है, वह किस प्रकार का शब्द है। तो वह यहाँ पे विकारी शब्द है, क्योंकि जितने भी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द या क्रिया या विशेषण शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, जिन पर लिंग और वचन के कारण जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है।
तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा दोस्तों, विकारी शब्द हो जाएगा। और अविकारी शब्द क्या होते हैं, सभी अव्यय शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। 34 है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ। बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। गंगा बह रही है, उसमें आपने हाथ धो लिए, तो कुल मिला के आपने एक अवसर आया था आपके पास हाथ धोने का, तो अवसर का आपने लाभ उठा दिया है। 35 है, शैलेश मटियानी को उनकी किस रचना के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुठभेड़। मुठभेड़ एक प्रसिद्ध उपन्यास है शैलेश मटियानी जी का, जिसके लिए इनको फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी सर्पगंधा हो गया और डेरे वाले, अगर इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो सर्पगंधा और डेरे वाले ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और एक कहानी है इनकी महाभोज, ठीक है। और शैलेश मटियानी के बारे में एक फैक्ट अन्य है कि 2009 में उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार शुरू किया गया, जो कि राज्य के शिक्षकों को दिया जाता है उत्कृष्ट योगदान के लिए। शैक्षिक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है राज्य सरकार की ओर से। तो शैलेश मटियानी कहाँ के थे, ये उत्तराखंड के थे। और ये हो गया यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर। 36 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी प्रतिवादी। प्रतिवादी यहाँ पे हो जाएगी शुद्ध वर्तनी, ए ऑप्शन सही आंसर। 37 है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे जलद। जलद यानी जल को धारण करने वाला। अब कमल तो जल को धारण नहीं करता है, कौन करता है जल को धारण, तो जल को धारण करता है बादल। यानी जलद किसका पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। जल को दा से आपको ध्यान रखना है धारण, तो जल को धारण करने वाला बादल। बाकी राजीव हो गया, कुवलय, अंबुज, ये सारे के सारे देखो अंबुज यानी अंबु में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, तो वो कौन है, कमल। ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सरसिज, अरविंद, पुष्कर और नलिन, ये किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। 38 है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखो स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। अनुधन, अनुधन हो जाएगा आया, तो ऊ धन आ, तो ये वाह बन जाता है, और ना तो है इसमें, तो ये हो जाएगा अन्वय। और वैसे भी या, रा और वाह के पीछे जब भी आपको आधा वर्ण दिखता है तो वहां पे यण संधि होती है, तो ये यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि है एक प्रकार की स्वर संधि, तो अन्वय में स्वर संधि है। 39 है, बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो में पर कारक की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के अपादान से अलग होने में संबंध कार्य के अधिकरण में पर, अधिकरण यहाँ पे हो जाएगा बंदर पेड़ पर बैठा है, यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। 40 से निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको पहचाना यहाँ पे, तो घर यहाँ पे तद्भव शब्द है, और घर का जो तत्सम शब्द है वो है ग्रह। ग्रह एक प्रकार का तत्सम शब्द है और घर यहाँ पे तद्भव शब्द है। बाकी ये तीनों क्या हैं, ये तत्सम शब्द हैं। 41 है, कपाट का तद्भव। तो कपाट का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। कपाट का तद्भव हो जाएगा किवाड़। कपाट एक प्रकार का तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा किवाड़। 42 है, यह दीवार में अपने आप ही गिरा दूंगा में रेखांकित पद में सर्वनाम बताइए। देखो आप दो प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। एक आपका प्रयोग करते हैं हम दूसरों के लिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक नहीं, मतलब एक होता है पुरुषवाचक में तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा आप, जो हम उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम वार्ता कर रहे हैं। माना मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या कहूँगा, आप कहकर ही पुकारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रयोग हम उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं जिससे हम बात करें, तो यहाँ पे वो जब आपका प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। लेकिन जब आपका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, जैसे कि मैं अपने आप गाड़ी चलाऊंगा, मैं अपने आप घर जाऊंगा, वह दीवार में अपने आप गिरा दूंगा, तो अपने लिए यानी स्वयं के लिए अगर आप आपका प्रयोग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक, क्योंकि निजी
स्वयं यानी निजी के लिए आप आपका प्रयोग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें यह दीवार में अपने आप गिरा दूंगा। आपका प्रयोग जो व्यक्ति यहाँ पे दीवार गिरा रहा है वो अपने निजी के लिए स्वयं के लिए कर रहा है, तो आप यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 43 है वाक्य के घटक। तो वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कहा जाता है उद्देश्य, और विशेष तौर पर एक कर्ता होता है। जैसे राम घर जा रहा है, तो घर कौन जा रहा है, राम जा रहा है। राम के लिए वाक्य में क्या कहा जा रहा है कि वो घर जा रहा है, तो राम यहाँ पे उद्देश्य है। और उद्देश्य यानी राम के बारे में जो कुछ भी कहा जाए तो ये हो जाएगा विधेय। राम उद्देश्य है और घर जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा विधेय। 44 से तरन तनुजा तट तमाल तरवर छाये में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखो लगातार वर्णों की आवृत्ति हो रही है, बार बार ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो अगर इसमें बनता है कि अनुप्रास अलंकार में भी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो वो हो जाएगा वृत्यानुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर छाये, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का जो भेद है वृत्यानुप्रास वो हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा सही आंसर। 45 है बा उपसर्ग किसमें है। तो बाद है ना दौलत, बदौलत में बा उपसर्ग हो जाएगा। 46 है हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। यानी हथेली पर सरसों नहीं जमती, मतलब ऐसा नहीं कि आपने सरसों में हाथ डाला और सीधे आपकी हथेली में वो जम चुके हैं, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए आपको समय चाहिए, आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 47वां है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। देखो अधिसूचना को कहते हैं नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन का प्रकाशन हमेशा कहाँ होता है, राजपत्र यानी गजट में। 48 है चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें ऑप्शन में आ गया चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय व उपमान में कोई भी भेद ना हो, और सबसे बड़ी विशेषता पहचान क्या है कि उसमें कोई भी वाचक शब्द नहीं होता है। तो चरण कमल, यहाँ पे उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं है, चरण कमल। अगर यह होता है कि चरण, चरण जैसे कमल या चरण से कमल, तो यहाँ पे से या के जैसे ये वाचक शब्द हैं जो एक दूसरे से मतलब क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कंपेरिजन हो ही नहीं रहा, कोई अंतर ही नहीं बता रहा है यहाँ पे कि चरण कमल जैसे हैं या कमल चरण जैसे हैं, सीधे हैं चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण ही कमल है, तो यहाँ पे क्या है रूपक अलंकार हो जाएगा, जहाँ पे उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं है। 49 मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ क्या है। तो मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ होता है दोस्तों क्षेत्र से। जैसे होते हैं कई पत्रकार होते हैं, उनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, तो जो पत्रकार जिस क्षेत्र से संबंध रखता है उसे कहा जाता है उस पत्रकार का बीट। वो किस बीट से है, वो किस क्षेत्र से है। अब बीट यानी क्षेत्र का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई राजनीति क्षेत्र से है, कोई आर्थिक क्षेत्र की खबरें लाता है, कोई खेल जो क्षेत्र होता है, स्पोर्ट जो क्षेत्र होता है वहाँ से खबर लाता है, कोई अपराधी क्षेत्र से संबंधित खबर रखता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जो क्षेत्र कहलाते हैं, इसको मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। तो बीट का अर्थ है क्षेत्र से। अंतिम क्वेश्चन आज का, नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार, तो वो हैं प्रेमचंद। तो दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन हो गए, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। लगातार आपका यहाँ पे हम रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण का कोर्स हम पहले ही करा चुके हैं। बाकी हिंदी के डिटेल्स नोट्स विद MCQ अगर आपको चाहिए, और इस प्रकार के मॉडल पेपर लगभग 15-20 मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhariclasses.in। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।